हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 अध्याय 13 जीव और समष्टियाँ। तो इस सब्जेक्ट के जो आपसे अध्याय 13 में सभी प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी प्रश्नों का हल मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। इसके जो आपको विकल्प दिए गए हैं इनको तो आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है। साथ ही साथ आपको ये सही जोड़ी, सही विकल्प और ये खाली स्थान, इस प्रकार आपके एक वाक्य में उत्तर के आंसर दिए गए हैं आपको। तो यहाँ से हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। तो स्पीसीज एवं पॉपुलेशन में अंतर, जनसंख्या वृद्धि, ये सब पूरे कितने हैं ये क्वेश्चन आपके पूरे 5 क्वेश्चन ये करने वाले हैं और ये 4 क्वेश्चन ये करने वाले हैं 3 अंक वाले। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक का हल देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5 अंक वाले प्रश्नों का हल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस वीडियो में हम 2 और 3 अंक तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न था कि जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि एक ही समय में एक स्थान पर बने रहने वाले समान आनुवंशिकी के जीवों को उनकी जनसंख्या कहते हैं, जबकि जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र में उपस्थित सदस्यों की संख्या से होता है। यदि जीवों की कुल संख्या को n तथा इकाई स्थान के क्षेत्र को s द्वारा प्रदर्शित करें तो इसका एक सूत्र होता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना है बस। इसके आगे का प्रश्न था कि जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण दीजिए। तो इसके जो 4 कारण हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं कि जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य जनसंख्या बेलगाम वृद्धि से, जिसके कारण मूलभूत आवश्यकताओं जैसे अन्न, आवास, कपड़े आदि का नितांत अभाव होने तथा समस्या का किसी भी समय विस्फोटक परिणाम होने का डर बना रहना। इसका जो पहला कारण है कि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक सुधार सुविधा उपलब्ध हैं। इससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या वृद्धि हो रही है। फिर आपका दूसरा कारण है कि अधिकाधिक आबादी जनन स्वास्थ्य सुविधा तथा समुचित परामर्श अनभिज्ञ हैं, अतः वे संतान को भगवान का दिया हुआ उपहार मानते हैं। फिर आपका है जो तीसरा कारण ये है कि मजदूर वर्ग में यह भ्रांति होती, मतलब भ्रम होता है कि यदि उनके बच्चे अधिक होंगे तो कमाने वाले हाथ भी बढ़ेंगे तथा घर की स्थिति कैसी होगी, सुदृढ़ होगी। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर हमारे विकास के लिए क्रियान्वित सभी कार्यनीति एवं कार्य परियोजना का पानी फेर रही है, अतः जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से कारगर तरीके से निपटना आवश्यक है। इस प्रकार आपका यह आंसर कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखना है आपका कि जलोद्भिद पौधों में पाए जाने वाले आकार के अनुकूलन, या फिर आपका जो प्रश्न बैंक में दिया गया है कि जलीय पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन को लिखिए। तो इसका जो पहला अनुकूलन है कि इन पौधों में जड़ों का या तो पूर्ण अभाव होता है या होती हैं तो बहुत कम विकसित। फिर सेकंड नंबर का है कि जड़ों पर मूल रोम अनुपस्थित या कम विकसित होते हैं। तीसरा नंबर का मूलगोप प्रायः अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ पौधे जैसे जलकुंभी, पिस्टिया आदि में मूलगोप के स्थान पर मूल पॉकेट पाई जाती है। इसी प्रकार आपको चौथा, पांचवा और छठवां ये आपको आंसर लिख देने हैं। यदि आप चाहें तो इनको भी उसमें ऐड कर सकते हैं, चारों पॉइंटों को। जैसे इन पौधों में CO2 और O2 गैसों का आदान प्रदान पौधे के शरीर की सतह से होता है। इस प्रकार आप इन्हें भी उसमें कंबाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि जल, ये आपका तीसरा प्रश्न है और 3 अंक वाला, कि ताप एवं जल की कमी के प्रति अनुकूलन। तो ये आप ये भी लिख सकते हैं। इसमें इसके कुछ चित्र भी दिए गए हैं, ये मैंने पुस्तक से लिया है। इसके कुछ आकार के अनुकूलन है, यहाँ पर शारीरिक अनुकूलन, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है कि
जल की कमी से। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मरोद्भिद पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन को समझाना था। तो सबसे पहले आपको मरोद्भिद पौधे क्या कहलाते पता होना चाहिए कि ऐसे पौधे जो जल की कमी से किसी भी सूखे स्थान पर अपने आप ही उगाते हैं वो कहलाते हैं जलोद्भिद मरोद्भिद पौधे, मतलब जल की कमी से उगने वाले पौधे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि जीवन में होने वाले परिवर्तन जो उसे पर्यावरण परिस्थितियों का अनुकूलन बनाकर उसे पर्यावरण के साथ समायोजता करने में सहायता करते हैं, परिस्थितियों का अनुकूलन कहलाते हैं। इसके द्वारा कोई जीव विभिन्न प्रकार की आवश्यक परिस्थितियों में जीवन जीने की योग्यता अर्जित करता है। तो इसके जो आंसर है कि जल की कमी से, ये इसकी परिभाषा थोड़ी शॉर्ट है कि जल की कमी में उगने वाले पौधे मरोद्भिद पौधे कहलाते हैं। इनके लक्षण भी निम्नलिखित हैं। जो इसका पहला लक्षण है, इन पौधों का मूल तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। इनकी जड़ें भूमि में गहराई तक फैली एवं शाखित होती हैं। इन पर मूल रोम भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसका अगला प्रश्न अगला देखते हैं पॉइंट। पत्तियां अल्प विकसित छोटी सल्क सतह होती है। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल की मोटी परत चढ़ी होती है। फिर इन पत्तियों में रंध्र अत्यंत सूक्ष्म और गड्ढों में धंसे होते हैं। इस प्रकार आपको इनके कुछ लक्षण लिख देने हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न था कि परभक्षण को समझाइए। परभक्षण क्या है, तो दो समष्टियों के बीच वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक समष्टि किसी दूसरी समष्टि का भक्षण करती है। उदाहरण बाघ का हरण को खाना, गौरैया का नाच को खाना आदि। परभक्षण के मुख्य उद्देश्य पोषी स्तरकता का ऊर्जा संचरण के लिए सनाल के रूप में कार्य करना एवं शिकार समष्टि को नियंत्रित करना। इसी प्रकार आपको यहाँ तक ये कंप्लीट आंसर लिख देना है। परभक्षण क्या है ये आपको समझा देना है और इसे आपको बोर्ड के लिए अच्छे से तैयार भी कर लेना है। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न था कि जीव संख्या जनसंख्या प्रकीर्णन क्या है, ये आपको समझाना था। तो इसका आंसर है कि जीव संख्या प्रकीर्णन शब्द से तात्पर्य किसी क्षेत्र में समष्टि के सदस्यों के बीच प्रोपेग्यूल के विस्थापन से है, जबकि जीव संख्या प्रक्षेपण एक विधि है जिसमें समष्टि सदस्य अपनी अनुकूलता के अनुसार प्रदर्शन करते हैं जहां उन्हें अपने द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संसाधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार आपको ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि जो आपका 5 अंक वाला दूसरा प्रश्न था उसका आंसर देखते हैं कि समष्टियों के बीच सहयोगात्मक अन्योन्य क्रियाओं पर टिप्पणी लिखी। तो सहयोगात्मक ये दो है। सहकारिता तो दो जातियों के बीच पाई जाने वाली वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषित शैवाल या सामान्य व्यक्ति के बीच घनिष्ठ सहकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन पाया जाता है। सहकारी का दूसरा उदाहरण क्या है कि उच्च वर्गीय पादपों जड़ों के बीच कवक मूल माइक्रोराइजा का साहचर्य संबंध, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ तक। फिर आपका सहभोजता आता है इसी के अंतर्गत। तो यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरे को न लाभ होता है न हानि। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्कता भेल की पीठ के आवास बनाने वाले बार्निकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ भेल को उससे कोई लाभ या हानि नहीं होती। ये आपका 5वें का दूसरे नंबर का आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका कि परजीवता से आप क्या समझते हैं, परजीवता को समझाइए। होते हैं बाह्यंता परजीवी, विकल्पी, अविकल्पी। इसी प्रकार इसके 4 होते हैं। ये होता है स्वाध्याय अस्थायी परजीवी, रोगजनक तथा रोगजनक परजीवी। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसी प्रकार आपका जो उदाहरण एक अगला प्रश्न है, ये 3 अंक वाला प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि सहजीविता और परजीविता में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हम लिख देंगे। आपको इसमें क्या करना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कि जो सहजीविता में लिखा है कि सहजीविता यह दो विभिन्न जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक अथवा दोनों ही जीवों को लाभ होता है। इस प्रकार इसको थोड़ा पढ़ना है और इसके जो आपको अंतर समझ में आए उसमें आपको एक तालिका बना लेनी है और ये सहजीविता में लिख देना है। तो इस प्रकार आप इनमें अंतर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका इस सहभोज्यता में अंतर आया था, सहूब का ये आया था सहजीविता
और सहभोज्यता में अंतर। तो ये आप इन्हें पढ़ करके अंतर आप अपने मन से बना सकते हैं। आप अंतर इस प्रकार बना सकते हैं कि यह दो विभिन्न जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें वह दोनों साथ साथ तो रहते हैं, लेकिन दोनों के मध्य किसी प्रकार का सही क्रियात्मक संबंध नहीं होता। आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ऐसे पढ़ेंगे कि यह दो विभिन्न जीवों के ऐसा संबंध है जिसमें एक अथवा दोनों जीवों को लाभ होता है। इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है और किसी को हानि नहीं पहुंचती। इसमें साथ तो रहते हैं, लेकिन दोनों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक संबंध नहीं होता। ऐसे अंतर आप बना सकते हैं। इसके आपको दो उदाहरण भी दिए गए हैं कि सहभोज्यता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अधिपादक। फिर नंबर दूसरा है कि एनिमोन और साधु केकड़ा के बीच भी इसी प्रकार का संबंध मिलता है। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोनों को पढ़ करके आप डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका अगला था कि हाइड्रोशियर तथा जीरोशियर में अंतर लिखने थे आपको। तो एक कहलाता है जीरोशियर, तो खाली चट्टान पर अनुक्रमण की प्रक्रिया शुष्कता आरंभी अनुक्रमण या जीरोशियर कहलाती है। किसी खाली चट्टान पर अनुक्रमण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। एक कहलाती है जीरोशियर और एक कहलाती है हाइड्रोशियर। हाइड्रोशियर का क्या मतलब होता है कि निर्जीव जलाशय में अनुक्रमण की क्रिया जलक्रमक या हाइड्रोशियर कहलाती है। यह अंतर आपका ये हो गया। और आपको अंतर में क्या करना है कि आपको ये 6 पॉइंट इसके लिख देने हैं। क्रिस्टलाइन अवस्था, पर्णन फोलियोज, मास अवस्था, शाकीय अवस्था, झाड़ी अवस्था। इस प्रकार 5-6 पॉइंट इसके और इसी के जलक्रमक के, मतलब जलक्रमक कहलाता है हाइड्रोशियर और मरुक्रमक कहलाता है जीरोशियर। तो इसके भी आपको इसी में ऐड कर देने हैं पॉइंट। इस प्रकार आपके डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और आपने अच्छे से पढ़कर आप क्या करना है कि आप अपने रजिस्टर में एक उसमें क्या करना है कि दोनों के अलग अलग अंतर एक टेबल में लिख लेना और वहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यदि आप पे वो नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो जल्द ही प्रोवाइड करवा दूँगा। इस वीडियो में आपने अध्याय 13 विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक के 2 और 3 अंक और कुछ 5 अंक वाले प्रश्नों के आंसर आपने देखे हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की प्रश्न बैंक देखने के लिए। इससे पहले हमने और भी बायोलॉजी के अन्य सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से सभी वीडियो को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना कवर करिए। धन्यवाद। फ्री ऑनलाइन पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।